नमस्कार। आप लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं और हमारे साथ स्टार जर्नलिस्ट अनंत बागायतकर साहब हैं। अनंत जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। अनंत जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हम अभी बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रहा, प्रेस क्लब का अभी सेक्रेटरी है, वो राज्यसभा एक्रेडिटेशन कमेटी का मेंबर है या प्रेस काउंसिल का सदस्य रहा है। ये मेरे वो और बहुत सारी कमेटियों के सदस्य रहे। मैं आनंद जी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ब्लैक थंडर ऑपरेशन को कवर किया। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है उन्होंने पंजाब की मिलिटेंसी को कवर किया। और मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो कश्मीर बल्कि कारगिल को लेकर के जो युद्ध हुआ उसके भी वो गवाह रहे। आनंद जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि ब्लैक थंडर ऑपरेशन जो आपने कवर किया वो क्या था? ये ब्लैक थंडर ऑपरेशन जो था वो ये था कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, उन्होंने हरमंदिर साहब जो सुवर्ण मंदिर है अमृतसर का, तो उसमें जो जो सैंक्टम सैंक्टोरम है उसका कब्जा करके उन्होंने 1 मई को वहां से ऐलान कर दिया था कि ये खालिस्तान की स्थापना हो गई है। और जब उन्होंने उस पूरे मंदिर का कब्जा कर लिया था, तो उनको वहां से निकालने के लिए एक कार्रवाई की गई थी, जिसका नाम, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो उस जमाने में ये खालिस्तानी एक्टिविटीज और पंजाब में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो काफी जोरों पर थी। तो हम दिल्ली में स्थित थे, तो मेरे ऑफिस ने कहा कि आप अमृतसर चले जाइए और उसको कवर कर लीजिए। तो फिर हम दिल्ली से अमृतसर चले गए और फिर मुझे याद है कि उस जमाने में जो गोल्डन टेम्पल के पास जो कचहरी बोलते हैं कि जो पुलिस का मुख्यालय हुआ करता था, और उसके थोड़े से आगे एक अमृतसर इंटरनेशनल नाम का होटल था, शायद संतोष जी आप भी जानते होंगे, याद भी होगा। और दिल्ली से जो जो पत्रकार जाते थे उनका वही होटल हुआ करता था कि वो वहां जाके रुकते थे। तो पूरे हम लोग वहां गए और फिर वहां अमृतसर इंटरनेशनल में डेरा डाल के फिर हम स्वर्ण मंदिर की तरफ चल पड़े थे। उस समय एसएस विर्क जो बाद में पंजाब के डीजीपी बने, और जो हमारे गिल साहब थे, केपीएस गिल साहब, उन्होंने रिबेरो साहब से थोड़ा सा वो उनके साथ साथ रहे थे। तो ये हुआ था कि हम जब वहां गए तो पहले तो उन्होंने अंदर वहां जाने की इजाजत नहीं दी। फिर एक तरह से पत्रकारों को दबाव बनाना पड़ता है पुलिस के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी कि भाई हमें घटना के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आप कैसे ले जा सकते हैं। तो फिर हमें पुलिस ने क्या किया कि वो जो 3 व्हीलर टेम्पो वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें बिठा के हमको गुरु रामदास सराय जो है, जो गोल्डन टेम्पल का जो परिसर है उसकी जो परिक्रमा है उसके बाहर जहाँ एक्चुअली लंगर वगैरह है, उनकी जो खाने पीने की जो व्यवस्था है होती है वो है, उसको गुरु रामदास सराय, और वहाँ रहने का भी इंतजाम था। तो फिर हम सुबह सुबह अमृतसर इंटरनेशनल से उठ के हम वहां जाके अपना पूरा डेरा डाल के बैठते थे। और फिर वहां से पुलिस और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उस वक्त ब्लैक कैट कमांडोज, उन्होंने एक्चुअली ये ऑपरेशन उसको अंजाम दिया था। तो ब्लैक कैट कमांडोज, तो हमारा ये था कि हमारे पीछे कमांडोज और पुलिस का पूरा एक बटालियन रहता था। आगे एक्चुअली परिक्रमा के बाहर पुलिस रहती थी और कमांडोज रहते थे, और ऊपर जो थे उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस ली थी। और हमारी जो हमको जो जगह दी गई थी तो वो बीच में हुआ करते थे। तो रामदास सराय की जो ऊपर जो टेरेस
हुआ करता था, वहां से हमको पूरा सीधे हमें हरमिंदर साहिब हमारे नजर में आता था। तो पहले दिन ये हुआ, ये दिन में कुछ ज्यादा होता नहीं था। दिन में सिर्फ ये होता था कि वो लाउड स्पीकर से उनको एक अपील की जाती थी कि भाई आप सरेंडर हो जाओ, आप ये करो वो करो। तो कोई उसमें ज्यादा उसको रिस्पांस नहीं मिलता था, लेकिन हम बीच में देखते रहते थे, पुलिस वाले हमें दूरबीन वगैरह भी देख के हमको दिखाते थे। एक आध जो मिलिटेंट हुआ करता था वो चुपके से बाहर आके वो तालाब से पानी लेके अंदर एकदम भाग जाता था। इस तरह से हम वो सारी घटनाएं देख रहे थे। शाम के वक्त ये हुआ होता था कि शाम के वक्त एक फायरिंग हमेशा होती थी, और होता था ये कि हमारे पीछे से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आपने देखा होगा बड़े दो बुर्ज हैं आगे, उसको बुंगाज कहते हैं। तो एक्चुअली वो बुंगाज में भी वो मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी, तो वो वहां से वो उनका जो स्थान था वो ऊपर था, और वहां से वो टारगेट करते थे सिक्योरिटी पर्सोनेल को, और फिर यहाँ से उनको प्रत्युत्तर दिया जाता था, काउंटर किया जाता था, और बीच में हम हुआ करते थे। उस वक्त हमको पुलिस वाले हमारा सर नीचे करके आप लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ करके हमको जबरदस्ती फिर लेटाते थे। और वैसे वो थोड़ा सा रिस्की भी था क्योंकि हमारी पोजीशन बीच में थी, हमारे पीछे से फायरिंग होती थी, हमारे सामने से फायरिंग होती थी। तो ये सब हुआ, ये 3 दिन नाटक चला। नाटक नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये 3 दिन तक ये सिलसिला चला। और फिर चौथे दिन फिर ये हुआ कि जब जो मिलिटेंट्स थे, शायद उनका अंदर का दाना पानी भी खत्म हुआ होगा या पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक ये कहा कि भाई हम सरेंडर होना चाहते थे। तो फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप वो फिर उनकी जो सारी जो एक होता था एक ड्रिल कि भाई आप इस तरह से एक एक करके कतार में हाथ ऊपर ये करके बांध के ऐसे आप एक एक करके बाहर निकलेंगे, और कोई भी भागने की या कुछ इसकी कोई कोशिश न करे, क्योंकि अगर किसी ने ये कोशिश करी तो हम सीधे उसके ऊपर फायर करेंगे। तो ये सारी उनको जो कंडीशंस थी वो सब बता के उनको कहा गया कि भाई आप एक एक करके बाहर निकलो। और फिर हम यहाँ से गुरु रामदास सराय के जो ऊपर वाली जो टेरेस था वहां से हम देख रहे थे कि एक एक करके वो फिर मिलिटेंट्स हरमंदिर साहिब से बाहर निकलने लगे। और हमको लगा, क्योंकि मैंने हरमंदिर साहब देखा है, बहुत बार देखा है, तो हमको ये लग रहा था कि भाई इसमें तो ज्यादा लोग नहीं, लेकिन देखते देखते 12-13 मिलिटेंट्स उसमें से बाहर निकल आए, और फिर एक एक करके वो ऐसे आने लगे। पता नहीं उसमें से एक मिलिटेंट ने अचानक थोड़ा सा एक साइड में भागने की कोशिश की, और फिर ये हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ब्लैक कैट कमांडोज है, उन्होंने यानी हम देख रहे हैं कि वो हाथ ऊपर ऐसा बांध के सब एक एक करके आ रहे हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा कतार छोड़ के आगे उसने भागने की कोशिश की, एक क्षण में ही, यानी जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि विंक ऑफ एन आई, यानी ये आँख की वो जो होती है उसमें ऊपर नीचे झपक होने तक उन्होंने वो गोली से उसको मार दिया। और वो हमारे सामने देख रहे थे कि यानी एक वो जो कलाशनिकोव राइफल होती है, और उससे वो जब गोली उसको लगी तो वो ऐसे 2-3 फीट ऐसे हवा में ऊपर उठ गया मिलिटेंट, और फिर नीचे ढेर हो गया। तो इस तरह से एक की तो मौत हमारे सामने ही हो गई, और फिर वो एक एक करके मिलिटेंट्स बाहर आ गए। और फिर जैसे ही वो बाहर आए, उनको एक उस वक्त बस वगैरह कुछ नहीं थी, एक ट्रैक्टर था, उसके पीछे वो जो एक हौदा होता है ना, जो किसान उसके पीछे लगाते हैं, तो उस तरह से वो बना ट्रॉली, तो उसमें उनको बिठाया,
और फिर पुलिस को हमने फिर रिक्वेस्ट की कि अरे हमको कम से कम उनको देखने तो दो, मिलने तो दो, क्योंकि मिलिटेंट होता कैसा है वो तो हम तो रिपोर्ट तो काफी करते हैं, लेकिन सामने जाके हमको देखना है। फिर पुलिस ने हम लोगों को नीचे ले गए और फिर वो मिलिटेंट से भी हम मिले। कोई हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही ऐसे गुस्सेल आंखों से, यानी मैंने पहली बार किसी की आंखों में ऐसे लाल, जैसे खून, जैसे हम कहते हैं कि आंखों में खून उतर आता है, 2-3 मिलिटेंट्स के आंखें ऐसी लाल थी कि बाप रे बाप, कि यानी उनकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था इतने। और वो ऐसे ही बहुत खुंखार नजर से हमें देख रहे थे। लेकिन वो पूरा का पूरा अनुभव एक ऐसा था कि जैसे उसके बाद जब जैसे हम नीचे उतरे तब हमने देखा कि वहाँ और भी डेड बॉडीज पहले से पड़ी हुई थी, कि जो मिलिटेंट्स अंदर बाहर कर रहे थे तो उनको उड़ा दिया गया था और उनकी बॉडीज पूरी तरह से सड़ गई थी। वो बॉडीज भी उसी ट्रॉली में रखी हुई थी। और एक दो अमृतसर के वो जो तालाब है, वो सरोवर है हरमिंदर साहब के बगल में, वहां से उस तालाब से भी फिर पुलिस ने 2-3 डेड बॉडीज निकाली थी। और फिर वो वातावरण में इतनी बदबू और ये सब। लेकिन उसके बाद हमें पुलिस ने फिर नीचे जाके कुछ जगहों में जो अंदर, जो अंडरग्राउंड उनके जितने भी जहां वो छुपे हुए थे, वो सारी चीजें दिखाई, वहां क्या क्या होता था वो भी दिखाया। और एक बहुत ही एक भयंकर ऐसा ये अनुभव था। और ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर का महत्व ये था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद का ये दूसरा सबसे अहम ये ऑपरेशन था। और वो कवर करने की मुझे मौका मिला। और उसी वक्त गिल साहब भी वहाँ के डीजीपी बन चुके थे और उन्होंने काफी एक सख्ती से इन चीजों को अंजाम दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो नाम लिया आपने, वो उसका मतलब ये है, दर्शकों को बता दूं कि उसमें संत भिंडरावाले के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उनका देहांत हुआ था। उनके साथ बहुत सारे मिलिटेंट्स उस एनकाउंटर में मारे गए थे। मैं आनंद बागईतकर जी, आप पत्रकारिता में कैसे आए? मैं पुणे से हूँ और पुणे में एक तो मेरी थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड इतनी है कि एक राजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी आचार्य विनोबा भावे, ठाकुरदास बंग, अन्ना साहेब सहस्त्रबुद्धे, ये सर्वोदय, वैकुंठ भाई मेहता, इन लोगों के साथ उन्होंने काम किया था, गांधीयन थे। और मेरे चाचा जी समाजवादी आंदोलन में थे, लोहिया, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस इनके साथ थे। तो एक पूरे परिवार की जो एक हमारी बैकग्राउंड रही है वो इस तरह की रही है। एक बहुत ही सेक्युलर लिबरल एक ऐसे हमारे ऊपर संस्कार हुए। तो जब कॉलेज में था तो जो विद्यार्थियों का जो आंदोलन हुआ करते थे तो उसमें सक्रिय रहा। फिर उसके बाद राजनीति में सीधे जाने की तो इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि राजनीति का जो चाल चरित्र या जो कुछ है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन जो एक जिसको कहते हैं कि लेफ्ट की तरफ एक झुकाव था विचारों का, तो फिर उसके बाद सोचा कि क्यों न मैं जर्नलिज्म का कोर्स करूं। तो पुणे यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म का कोर्स उस वक्त हुआ करता था, वो 1 साल की डिग्री मास्टर्स कोर्स था और वो डिग्री कोर्स था। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने उसको ज्वाइन किया और वहाँ से फिर मैंने जर्नलिज्म किया। और फिर मैंने लोकमान्य तिलक जी का जो पेपर, लोकमान्य तिलक जी जो जिस अखबार के माध्यम से उन्होंने इस देश में एक असंतोष की ज्वाला भड़काई थी ब्रिटिशों के खिलाफ, तो वो जो अखबार था जिसका नाम था केसरी,
तो मैंने अपनी शुरुआत जो है उस केसरी अखबार से शुरू की, और केसरी अखबार में काम करते करते ही उनके यानी लोकमान्य तिलक जी के जो ग्रैंड सन थे जयंतराव तिलक, उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि दिल्ली जाने में कैसे लगेगा, तो मैंने कहा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं 1985-86 में दिल्ली का केसरी का मैं करस्पॉन्डेंट बना और दिल्ली आ गया। और ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी मैंने केसरी के लिए ही उसको कवर किया था। तो एक ये था, जी तो एक ये था कि राजनीति ये हमारी कोई, जिसको कहते हैं इट इज नॉट आवर और माई कप ऑफ टी, लेकिन जर्नलिज्म के माध्यम से मैं कुछ कर सकूं, चाहे वो समाज के बारे में हो या जो कुछ है, जो अच्छा कुछ मैं कर सकूं, ये इच्छा थी। क्योंकि ये कुछ संस्कार जो मैंने बताया कि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है उसमें छिपे हुए हैं, और वो संस्कारों के चलते मैंने ये जर्नलिज्म का रास्ता चुना। मैं दर्शकों को एक चीज साफ करूं कि अनंत बागायतकर जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया कि मैं राजनीतिक परिवार से हूं, मैं समझता हूं वो अर्ध सत्य है। सत्य ये है कि पूरा सत्य कि वो दरअसल समाज सुधार का सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद जो हुआ था, सर्वोदय आंदोलन, उस परिवार के ये हिस्सा हैं जिसमें दिल से दिल को जोड़ दो और किसी से गांधी जी के आदर्शों को जमीन पे उतारने वाला वो आंदोलन था, जिसको विनोबा जी ने ग्राम स्वराज जी या भूदान आंदोलन का नाम दिया था। और जितने नाम आपने लिए, ठाकुरदास बंग वगैरह, सिद्धराज ढड्डा, ये सब उस समय के, अपने समय के बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। तो अब अनंत बागायतकर जी, अब मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको अपनी कौन सी ऐसी रिपोर्ट याद है जिनके ऊपर, जिनका आप जिक्र कर सकते हैं, एक। और दूसरा, जब वो आप रिपोर्ट कर रहे थे तो उस दौरान रिपोर्टिंग हो किस तरह से रही थी हमारे देश में? देखिए, मैंने संसद की रिपोर्टिंग काफी की है, और उस मैं ये कहूँगा कि हमारे देश ने जो संसदीय जनतंत्र की जो प्रणाली अपनाई है, जो इस देश की विविधता को समेटने के लिए सबसे आदर्श व्यवस्था हम मानते हैं, हम जैसे लोग, चाहे किसी और विचारों के लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन हमको लगता है कि इस देश की जो डाइवर्सिटी है, to accommodate that diversity, parliamentary democracy is the best form of governance, ये हम मानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि परिवार के कारण, जैसे हमारे संसद में जो बड़े बड़े विद्वान और बड़े संसद पटु हो गए हैं, जैसे मधु लिमय जी थे, मधु लिमय, और हमारे घरेलू रिश्ते थे। मैं जब दिल्ली आया तो जैसे वो मेरे गार्डियन जैसे ही थे। फिर इंद्रजीत गुप्ता जी थे, और काफी मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन अभी यहाँ नहीं लूंगा। लेकिन संसद का वार्तांकन करना और संसद की बहुत सारी डिबेट्स, चाहे वो शाहबानू का वो फैसले का उसके बारे में जो बिल आया वो होगा, या बोफोर्स के ऊपर जितना भी कुछ चर्चाएं हुई वो, या विविध जो, जैसे मुझे आज भी याद है कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने, और जिस दिन कांग्रेस ने ये फैसला किया कि देवेगौड़ा जी को हम समर्थन देंगे, पीवी नरसिंह राव उस वक्त कांग्रेस के नेता थे, और मुझे याद है कि पीवी नरसिंह राव ने उस वक्त जो भाषण दिया था, और ये इसलिए याद है कि वो भाषण ऐसा था कि मैं हमेशा हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं कि अगर कांग्रेस का इथॉस या इस देश का एक नीति तत्व, जिसको इथॉस कहते हैं, एक जो मूल तत्व जो कहते हैं किसी देश का होता है, तो वो अगर समझना है तो नरसिंह राव का वो भाषण आप जरूर पढ़ना चाहिए।
पढ़ना चाहिए जी। और उसमें नरसिंह राव ने ये कहा था कि हम जनता दल को या देवेगौड़ा जी को हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो संविधान है, उस संविधान का जो प्रियम्बल है, यानी जिसको कहते हैं उद्देश्य पत्रिका, यानी इस संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उसका जो निचोड़ है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें हमने सेक्युलर पॉलिटी, एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का उसमें हमने एक कमिटमेंट हमारी उसमें है। और फिर उन्होंने जब अपना एक तर्क दिया कि हम हारे क्यों, हम हारे इसलिए क्योंकि हमारे सामने कौन था, हमारे सामने कोई एक पार्टी नहीं थी, हमारे सामने इस देश के एक जो बड़े आइकॉन के रूप में माने जाने वाले प्रभु रामचंद्र जी को हमारे सामने खड़ा किया। और ये धार्मिक जिस तरह से एक वातावरण तैयार किया गया, और अगर हमारे प्रियम्बल को हम देखें, जो धर्मनिरपेक्षता की एक ग्वाही देता है, वो पूर्ण रूप से ये जो चुनाव हुआ ये इस प्रियम्बल के खिलाफ हुआ। और अगर हमारे सामने, कांग्रेस के सामने प्रभु रामचंद्र को अगर आप खड़े करेंगे तो कांग्रेस तो हारेगी ही हारेगी और जीतेंगे प्रभु रामचंद्र, लेकिन ये नैतिक नहीं है। और उसके बाद मुझे याद है कि उस भाषण के बाद लोगों ने इतनी तालियां बजाई और चंद्रशेखर जी उठ गए और उन्होंने, वो नरसिंह राव को मौनी बाबा करके पुकारते थे, और उन्होंने उठ के कहा कि अरे मौनी बाबा, ये भाषण आप चुनाव के पहले करते तो आपको यहाँ यानी विरोध में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसद की रिपोर्टिंग ये एक चैलेंज होता है, और एक तरह से संसद की या किसी भी आप असेंबली की भी रिपोर्टिंग आप जब करते हो तो आपको फैक्चुअली बहुत ही सतर्क सजग रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक शब्द इधर का उधर होना ये आपको भी अड़चन में ला सकता है, या जो पढ़ने वाले आपके जो रीडर्स हैं उनके लिए भी। तो इसलिए ये संसद का जो वार्तांकन था ये मेरे लिए एक हमेशा एक तरह से चैलेंजिंग, लेकिन मुझे बहुत ही जिसको हम मराठी में कहते हैं उसको रोमांचकारी, यानी एक तरह से एक उसमें एक करने की एक ये होती थी कि अच्छा से अच्छा रिपोर्टिंग में करूं। जी तो मैं अनंत बागातगर, एक मिनट, मैं आपको रोकता हूं और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि संसद की आपने इतनी रिपोर्टिंग की और कई संसद को देखा आपने, संसद की क्वालिटी में आपको, क्योंकि जिस समय का आपने जिक्र किया नरसिम्हा राव जी और चंद्रशेखर जी का, उस समय की संसद और उसके बाद जो संसद चुन के आई, ओवरऑल क्या कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस आपको लगा? जी बिल्कुल लगा और लग रहा है, क्योंकि आपने जो सवाल किया था वो यही था कि आपकी रिपोर्टिंग, आपने किसी घटना का करना, उस वक्त का अनुभव, और अब आप रिपोर्टिंग और इसको कैसे देखते हैं, तो उसी के ऊपर मैं आ रहा था कि उस वक्त की संसद को कवर करना, यानी आप भी उस एक जमाने में वहां उस बहुत बड़े सदन के आप सदस्य रहे हैं, लेकिन और आपको भी याद होगा कि वो संसद को कवर करना, उसका वार्तांकन करना, वहां के जो मेंबर्स थे उनके भाषण को रिपोर्ट करना, ये एक तरह से मैं कहता हूँ चैलेंज भी था, लेकिन उसमें आप काफी उसमें एक अच्छा रोमांस था, एक कि मैं एक अच्छी कॉपी में लिख सकता हूँ, एक अच्छा भाषण होता था। आज हम देखते हैं कि संसद में, अब इसमें थोड़ी सी मैं टिप्पणी यही करना चाहूंगा कि संसद में अब जैसे संसद का कामकाज जो है और जो नियम है, यानी हम तो हैरान हो जाते हैं। पिछले 6 साल में इस संसद में एक भी एडजर्नमेंट मोशन को मान्यता नहीं दी गई। हमको आश्चर्य है, क्यों नहीं दी जाती? अगर सरकार के पास बहुमत है
तो ये अपोजिशन का अधिकार नहीं है कि अगर किसी एक बड़े ज्वलंत विषय पे अगर वो स्थगन प्रस्ताव देती है तो उसको माने। संसदीय चर्चाओं में और संसद के कामकाज में जो पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, एडजर्नमेंट मोशंस होती है, मोशंस टू सेंशर द गवर्नमेंट होती है, लेकिन हम अभी सब देख रहे हैं कि यानी पीठासीन अधिकारी भी क्यों इतना डरते हैं, या ऐसा उनके मन में क्या भाव है कि इस तरह के जो पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स है वो ही ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है और सिर्फ आप चर्चा करो, बस चर्चा के अलावा और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संसद का जो स्तर है और जो सदस्य जो है वो भी इस तरह से जो कहते हैं कि अध्ययन करके आपने आना है और सरकार को कटघरे में खड़े करना है, ये कोई भावना दिख नहीं रही। इट इज जस्ट टॉकिंग आउट ऑफ ऑफ एनी सब्जेक्ट। बस एक विषय पे आप बोल ले, थोड़ा सा अच्छा भाषण हो, कोई लोग आक्रामक बोलेंगे, बस उसके बाद खत्म। मुझे याद है कि जब ये ये अपने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का जब अभी ये पास हुआ है, काफी विवादास्पद है और उसमें बार बार सत्ता पक्ष से ये एक संदर्भ दिया गया नेहरू लियाकत अली खान एग्रीमेंट का। उसके ऊपर जब मैंने लिखा और मैंने वो पूरा वो ओरिजिनल मैंने एग्रीमेंट निकाल के देखा और ये कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से कि हम तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट को हम अंजाम दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके पहले ही तीन लाइन में उसमें ये लिखा है कि दोनों देश अपने अपने देशों में जो अल्पसंख्यक है उनको समान दर्जा देंगे और उसमें स्पष्ट लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी उसका और धर्म का कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उसको समान दर्जा दिया जाएगा। और वही बात जैसे अर्ध सत्य बोला जाता है उस तरह से बार बार दोहराई गई। तो हमने कांग्रेस के किसी एक बड़े अच्छे वक्ता है उनको कहा कि भाई आपने ये पढ़ा नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि क्या? तो मैंने सेंट्रल हॉल में ही अपने मोबाइल से वो दिखाया एग्रीमेंट और मैंने कहा ये देखिए ये आप लियाकत अली एग्रीमेंट में क्या ले, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आप सभी माइनॉरिटीज को समान दर्जा देंगे, यानी उसमें धर्म का कोई संबंध रखा नहीं। फिर वो बोले अरे बाप रे, और उन्होंने कहा कि चलो आज मैं इसी के ऊपर ब्रीफिंग करता हूँ। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि अभी अध्ययन, क्योंकि जिस तरह से आपको संसद में अगर, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि संसद सदस्यों को तो बोलने ही नहीं दिया जाता। अब ये जो अभी हाल ही का जो विवाद है जो राज्यसभा में हुआ, जो 2 बिल किसानों के पास किए, और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये ताजा विवाद है। मैं वहां उस वक्त मैं खुद मौजूद था, लेकिन ऐसा है कि 2 विधेयक आप ला रहे हो और यहाँ से पीठासीन अधिकारी ये कहता है आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, हाँ आपको सिर्फ 1 मिनट में ही खत्म करना है। संतोष जी, आप भी संसद सदस्य रहे हैं, अगर आपको कोई ये कहे और एक विधेयक नहीं 2 विधेयक, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, उसमें अगर आपको ये कहा जाए कि 2 मिनट ही मिलेंगे, 3 मिनट में ही खत्म करो, मुझे बताइए कि ये कितना नैतिक है, कितना उचित है और कितना जिसको कहते हैं ये पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी को यानी संसदीय औचित्य को ये उस फ्रेमवर्क में आता है। क्यों नहीं लोग गुस्सा होंगे, क्यों नहीं वो दंगा करेंगे? तो ये जो है, ये स्तर जो है ये बहुत ही नीचे जा रहा है और संसद को अगर हम इस तरह से चलाने लगेंगे तो मुझे लगता है संसद का महत्व खत्म हो जाएगा। लोगों के मन में जो एक विश्वास है इस सर्वोच्च पंचायत के प्रति, वो खत्म हो जाएगा। मैं आप ही के शब्द को दोहरा रहा हूं, आपने जवाब दे दिया, लेकिन शायद आप इस जवाब को दोबारा देना चाहें। क्या ये स्थिति इस तरफ इशारा तो नहीं कर रही कि धीरे धीरे संसद का औचित्य खत्म करने की कोशिश हो रही है जानबूझकर? ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैंने
इसके पहले भी, क्योंकि मैं वो लोकसभा के इसमें रहा हूँ, स्पीकर्स के एडवाइजरी, मीडिया एडवाइजरी कमेटी में और इसमें, और कुछ लोग अभी भी सीनियर पत्रकार है इसलिए थोड़ा बहुत बुलाते हैं बातचीत के लिए। हमने कुछ लोगों को यही कहा, एक दो पहले जो पूर्व स्पीकर जो एक दो हुए हैं, उनको हमने कहा कि जैसे स्पेशल मेंशन, यानी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और ये लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेशल मेंशन एक ऐसी चीज होती है, या जिसको नियम 377 कहते हैं, कि उसमें एक टेक्स्ट आपको तैयार करके सिर्फ पढ़ना है उस मेंबर को, और 3 मिनट में उसको खत्म करना है, और स्पेसिफिक विषय में उसको बोलना है। और ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि इसके कारण जो नए नए मेंबर्स हैं, कि जिनको अभी बोलने का, जिसको कहते हैं कि आदत नहीं है, या उनको थोड़ा सा उतना साहस नहीं होता, लेकिन वो पढ़ने के बहाने धीरे धीरे उनमें वो आदत बनती है कि हम बोल सकते हैं सदन में, क्योंकि सदन में बोलना इतना आसान नहीं है, एकदम कभी कभी लोग बिचक जाते हैं। तो ये 377 अभी पिछले कम से कम 3 लोकसभाओं से मैं देख रहा हूँ, 3 या 4 लोकसभाओं से एक ऐसी ये चल पड़ी है कि 377 सिर्फ ले करो टेबल पे, उस सदस्य को बोलने का या पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया जाता। यो जो बैक बेंचर्स है उनके लिए, और ये मैंने लोकसभा टीवी पर भी कहा है, एक ने 2-3 बार, कि भाई आप 377 को इस तरह से खत्म मत करो। एडजर्नमेंट मोशन करने में कोई समस्या नहीं है, सरकार के पास बहुमत है, लेकिन आप जब संसद का जो एक अपना महत्व है, संसद के माध्यम से, क्योंकि अपोजिशन के पास सत्ता नहीं है, अपोजिशन को सिर्फ पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ही सरकार को वो जवाब तलब कर सकते हैं। तो आप ये स्पेस भी खत्म अगर करना चाहते हो, इसका मतलब आपको ना संसद का कोई औचित्य रहा है, ना संसदीय प्रक्रियाओं का कोई औचित्य रहा है, ना आप अपोजिशन को वो स्पेस भी देना चाहते हो। आनंद जी, यहाँ प्रश्न जिसका संक्षिप्त उत्तर चाहिए वो ये चाहिए कि ये सिर्फ क्या सरकार का दोष है? इसमें अगर विपक्ष का अध्ययन नहीं होगा, विपक्ष के लोगों में जिजीविषा नहीं होगी या इंस्टिंक्ट नहीं होगी कि हमें लोकसभा का इस्तेमाल करना है उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कैसे होगा? क्योंकि मुझे याद है कि इसी संसद, मतलब कई सांसद ऐसे हुए हैं, अभी नहीं पहले, जब वो अकेले होते थे, खड़े होते थे, पूरी संसद खामोश हो जाती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, और उनकी बात सुनी जाती थी, और एक सांसद पूरे लोकसभा को या राज्यसभा को हिला देता था। आपने एक नाम लिया चंद्रशेखर जी का, वो उसका उदाहरण है। राज्यसभा में वो जब थे तो उन्होंने हिलाया बिरला वाले मामले पे पूरे देश को, याद कीजिए, और अकेले आदमी थे उस समय। और दूसरी तरफ लोकसभा में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, नाथपाई हुए हैं, मधुलिमय हुए हैं, ये सब लोग जब संसद में खड़े होते थे, इनका ज्ञान पूरे संसद को सम्मोहित कर देता था और ज्ञान देता था, और ये सब विपक्ष में थे। पर आज जब विपक्ष में कोई सांसद है ही नहीं जिसका अध्ययन हो, जिसे इन इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान हो, तो हम सरकार के ऊपर या लोकसभा, जिसको आप पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उसके ऊपर हम क्या मतलब किस तरीके से हम उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं? नहीं, मैं अपोजिशन को इससे बरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको जो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट का जो उदाहरण दिया, उसमें वही उसका मतलब ही ये था, क्योंकि अध्ययन करके कोई आता ही नहीं है या कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर संसद में बात करनी है तो आपको अध्ययन करना ही चाहिए। अगर आप पीठासीन अधिकारी को कन्विंस कर सकते हैं किसी चीज पर, तो आपको नियम और उसकी जो बैकग्राउंड होती है, जैसे कौल शब्दर है या जो कुछ है, आपको उस कन्विंसिंग करने की आपकी क्षमता जो है वो होनी ही चाहिए। उसके बाद अगर पीठासीन अधिकारी एक तरफा अगर कोई रवैया लेता है तो वो उसकी बात है, लेकिन जैसे आपने कहा, आनंद बागतकर जी, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि धीरे धीरे वक्त भाग रहा है,
आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे और अभी भी आप उसके पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं। मैं आपसे अब पत्रकारिता की ओवरऑल स्थिति के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। पहले जिस तरह की पत्रकारिता थी और आज जिस तरीके की पत्रकारिता है, इसमें बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं कि आज की पत्रकारिता लोगों माफ कीजिएगा, इंटरनेट की परेशानी आ गई थी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप जो पहले की पत्रकारिता देखते हैं जिसमें कंसर्न था लोगों के लिए, और आज की पत्रकारिता जिसके ऊपर आरोप है कि इसमें लोगों का कंसर्न कहीं नहीं दिखाई देता। और अभी जब हम और आप तो बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2-3 चैनल एक दूसरे का नाम लेके बस माँ बहन की गाली नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। इसको देख करके प्रेस क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष होने के नाते, अभी के महासचिव होने के नाते और एक जागरूक पत्रकार होने के नाते, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका क्या इसके ऊपर कमेंट है? देखिए, इसमें ज्यादा कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कि हमारे देश में जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और किसी भी रिफॉर्म्स का जो आत्मा है वो है कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब है कि जीत तोड़ स्पर्धा। और जो इसमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो कहावत है या कहा जाता है, उस तरह का एक जो जिसको कहते हैं कि किलर इंस्टिंक्ट की तरह आप अपने प्रतिस्पर्धी को खत्म करो और मैं कैसे बलवान हूं ये दिखा दो। ये स्पर्धा जो है, जो दूसरे उद्योगों में या जो दूसरे क्षेत्रों में जो आपको दिखाई देती है, नौकरियों में दिखाई देती है, वो जो एलिमेंट है वो हमारी पत्रकारिता में आ चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि टेक्नोलॉजी, हमारी पत्रकारिता में कंटेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी हावी होती जा रही है। और एक तरह से कि मैं ब्रेकिंग न्यूज, पहले न्यूज मैं अपने कैसे दे दूं, और इस होड़ में आप उसकी फैक्चुअलिटी, उसकी एक्यूरेसी या उसकी जो कुछ बैकग्राउंड है, उसको बिना कुछ सोचे समझे आपको सिर्फ वो न्यूज ब्रेक करनी है। इस होड़ में ये हो रहा है कि आप उस न्यूज को तो ब्रेक करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी विश्वासार्हता को भी शायद ब्रेक करते होगे। और दूसरी तरफ उस न्यूज के जो परिणाम है, उसका जो फॉल आउट होता है, उसको भी आप नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। लेकिन आपको याद होगा, आप भी पत्रकार रहे हैं, कि हमारे जमाने में हम कोई भी न्यूज देते वक्त ये सोचते थे कि भाई ठीक है, मैं तो ये न्यूज मेरे लिए तो बहुत अच्छी है और ये खबर जानी चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर जो थोड़ा सा काम करके इससे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे मैंने महाराष्ट्र में तो काफी काम किया है और वहाँ कम्युनल राइट्स वगैरह की काफी हुआ करते थे। तो हम कम्युनल राइट्स में भी कैसे रिपोर्टिंग करना, ये हमारे एडिटर्स हमको कहते थे कि भाई आपकी न्यूज तो पब्लिक के पास जानी चाहिए, लेकिन उस वक्त ये भी आप ध्यान रखिए कि इससे फ्लेयर अप न हो जाए, ज्यादा कुछ इसमें और भड़का न उड़े। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो जिम्मेदारी का तकाजा हमारे जमाने में हुआ करता था, वो शायद अब रहा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इसकी वजह स्पर्धा एक बहुत बड़ी एक एलिमेंट इसमें घटक। आनंद जी, अभी 2 दिन पहले एक खतरनाक सर्वे आया है, जो सर्वे आपने भी देखा होगा। जो सर्वे ये कहता है, और वो देश की 2 एजेंसियों ने किया है, सर्वे एजेंसियों ने, क्रेडिबल एजेंसीज हैं। उन्होंने कहा है कि 74 से 75% लोग देश के, हर आय वर्ग के, हर उम्र के, सबका एक ही निष्कर्ष है कि हम टेलीविजन प्रोग्राम सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं, सूचना के लिए नहीं देखते। ये जो ये जो ये जो रिजल्ट आया है सारे देश का, ये सबके लिए, खासकर पत्रकारों के लिए तो बिल्कुल, और जो टेलीविजन इंडस्ट्री में है
उनके लिए तो बिल्कुल आंख खोलने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका असर किसी के ऊपर पड़ा नहीं है। लोग टेलीविजन न्यूज़ को सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं और खबरों के लिए शायद अभी भी अखबारों की तरफ है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? ये एक निजी और गोपनीय और एक बात मैं आपसे कहूं, जी। मैं मेरे घर में, मेरे दिल्ली में मैं रहता हूं, मेरे घर जी। में पिछले 11 साल से टीवी नहीं है। जी। मैं ऑफिस से घर जाता हूं, उसके बाद टीवी से मेरा संपर्क पूरा का पूरा खत्म है। जब दूसरे दिन 11 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूं, तब तक 12 घंटे मैं टीवी के संपर्क में नहीं रहता। ये इसका पत्रकार कारण होने क्या के है? बावजूद, क्योंकि दिन भर तो मैं पत्रकारिता करता ही हूँ, और घर में जाने के बाद वो शाम को जब पंचायत बैठती है डिफरेंट चैनल्स पे, अब संतोष जी आप मुझे बताइए कि अब इतने साल, मैं तो 40-41 साल से इस धंधे में हूँ, उसके बाद वो पंचायत देखने की और उनका जो ज्ञान और उनका प्रबोधन सुनने की अब क्षमता रही नहीं है। और बहुत ही जिसको कहते हैं सुपरफिशियल, और एक तरह से जिसको कहते हैं यानी क्या कहे, वो हमको यानी सहन करने की हमारी क्षमता है नहीं। तो ये एक जाते जाते, लेकिन जिसको कहते हैं कि देखिए कि ये सवाल संतोष जी क्यों आता है, आप प्रिंट में रहे हैं, भले आज आप ये इलेक्ट्रॉनिक और पर्दे पे आप आने लगे हैं, लेकिन आप मूलतः आप प्रिंट के रहे हैं। मेरे जैसा आदमी जो मूलतः, और अभी भी मैं प्रिंट का हूँ, जब हम प्रिंट बिल्कुल। में थे और जब प्रिंट की पत्रकारिता थी, तब कभी ऐसे लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये अखबार मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं। हम ये अखबार, उसके जो व्यूज होंगे कैसे भी हो, या जो इंफॉर्मेशन या जो न्यूज है, उसी के लिए पढ़ते हैं। अखबारों के बारे में या प्रिंट मीडिया के बारे में कभी लोगों ने ऐसा कभी कहा नहीं, या ऐसी कभी धारणा थी नहीं या बनी नहीं लोगों की, क्योंकि जो लिखित शब्द है उसके पीछे जिम्मेदारी बहुत होती है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप छापते हो, और वो छापने के बाद वो एक इतिहास का दस्तावेज बनता है। स्पोकन वर्ड जो है वो बोलने के बाद हवा में उसको वो इवेपोरेट हो जाता है और पता नहीं, और इसीलिए हम हमेशा हंसते हैं कि पार्लियामेंट में जब दंगा होता है तो स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि अरे दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, यानी इसको रिकॉर्ड से निकाल दो, लेकिन तब तक तो वो दृश्य रूप में सब जगह चला जाता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा, और लोग भूल भी जाते हैं, इसीलिए स्पोकन वर्ड एंड प्रिंटेड वर्ड, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ जैसे जमीन और आसमान का फर्क। इसीलिए प्रिंटेड वर्ड के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। स्पोकन वर्ड तो ठीक है, आप बोल लीजिए और बाद में पता चलेगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं था, उसका कोई खुलासा नहीं होता, आपकी न्यूज जो है उसके आगे चली जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पोकन वर्ड में भी आप पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदारी बने रहे, ऐसा नहीं है। इस माध्यम का मैं हमेशा लोग बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ कुछ इंस्टीट्यूट्स में, तो उनको यही कहता हूँ कि देखिए आज इस टेक्नोलॉजी ने कोई भी मुरादाबाद हो या मेरठ हो या किसी जगह होने वाला राइट सीधे वो आपके बेडरूम तक पहुंचाता है। उसका इम्पैक्ट सीधे आपके ऊपर नहीं, आप जो फैमिली देख रही है उसके ऊपर होता है। ये इस माध्यम की ताकत है। उस ताकत का, जैसे कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिसिंग है, ग्रेट पावर तो बन चुकी है। अमित भागेतकर जी, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, और आजकल मैं हर मेहमान से ये पूछने की कोशिश करता हूं कि इस स्थिति में आप नए आने वाले लड़कों को पत्रकारिता में आने की सलाह देंगे, और सलाह देंगे तो क्या सावधानियां वो बरतें, आपकी तरफ से उनके लिए एडवाइस क्या होगी? देखिए, नए बच्चों को कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि
वो हमारे से भी ज्यादा इस तरह से ये पूरे जो जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इतना एक्सपोज्ड हैं कि उनको कहने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई आप जिस धंधे में जा रहे हो, जिसमें स्पोकन वर्ड हो, प्रिंटेड वर्ड हो, इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को हमेशा ये पहला मेरा वाक्य होता है जो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा, विथ ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम जो लिखने वाले हैं या जो बोलने वाले हैं, जो शब्द, चाहे वो टीवी पे हो या प्रिंटेड किसी अखबार में आप लिख रहे हो, उसको जैसे गांधी जी कहते, देखिए आपकी कोई कृति उस अंतिम व्यक्ति के लिए क्या साबित हो सकती है, इसका पहले विचार करो और फिर वो करो कि उसको वो सचमुच में फायदा देने वाली, लाभकारक है कि नहीं। उस तरह से आप अपना शब्द जब लिखोगे या शब्द बोलोगे तो इतना ही सोचिए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इतना भी अगर नए लड़के जो हमारी पत्रकारिता में प्रवेश कर रहे हैं, और जरूर आना चाहिए, नए लड़कों ने आना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि नए लड़कों को जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस मत का मैं नहीं हूँ। नए लड़के लड़कियां बहुत अच्छी है, बहुत बुद्धिमान है, वो ज्यादा हमारे से इस पूरे दुनिया की जो सूचना का जो जाल है उससे ज्यादा वाकिफ है, हमसे भी ज्यादा। लेकिन सिर्फ सावधानी, सतर्कता ये बरतनी चाहिए। हम जो उच्चारण करने वाला शब्द और लिखित रूप में मेरे कलम से जाने वाला शब्द, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे इस समाज में, इस देश में कोई बवाल पैदा न हो, क्योंकि हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है और उसका वहन एक पत्रकार होने के नाते हमने करना ही चाहिए। आपने इस देश के स्टार जर्नलिस्ट अनंत बागायतकर साहब को सुना और सुनने के दौरान आपके दिमाग में, मैं इस बात के लिए निश्चित हूं कि आपके दिमाग में कुछ और सवाल उठे होंगे, लेकिन हम उन सवालों के ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग में खुद अभी बहुत सारे सवाल हैं। मैंने इनसे पंजाब में, महाराष्ट्र का लड़का आकर के पंजाब में रिपोर्टिंग करे और भाषा न जाने वहाँ की, तो उसमें क्या तकलीफ आती है। मैं इनसे अभी कारगिल वार के बारे में बात नहीं कर पाया क्योंकि वक्त हमसे ये कह रहा है कि अनंत बागायतकर साहब को आप दोबारा बुलाइए। मैं इनसे ये नहीं पूछ पाया कि आप जिस प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे हैं या भी महामंत्री हैं, वो प्रेस क्लब किस तरह की सही खबरों या अफवाहों को या स्पॉन्सर्ड न्यूज को फैलाने का कोई सेंटर तो नहीं धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि सुनते हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो अपनी तरह की खबरें पत्रकारों के कान में उड़ेलने का काम करते हैं। मैं इनसे ये नहीं पूछ पाया कि आप अब जिन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपने कहा टेलीविजन आपके घर में नहीं है, मेरे लिए खबर है 11 साल से, जाहिर है क्यों होगा, क्योंकि आप ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद प्रेस क्लब में जिस तरह के भांति भांति की जीव आते हैं, तो उसकी बात तो फिर टेलीविजन घर में आपने नहीं रखा है तो अच्छा ही है। पर ये सवाल तो उठता है ना कि आपका परिवार आपके प्रति विद्रोह क्यों नहीं कर रहा है टेलीविजन देखने के लिए, क्योंकि हर एक के इंटरेस्ट के उसमें प्रोग्राम आते हैं। वो अलग चीज है कि न्यूज चैनल भी एक मनोरंजन का साधन हो गए हैं, पर इतना जरूर है कि वो जहर तो घर में घोलते ही हैं अगर वहां पर सही प्रोग्राम ना हो। तो इसलिए आपने नहीं रखा, वो आपका फैसला है, पर ये सारे सवाल मेरे दिमाग में है। मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देश के स्टार जर्नलिस्ट कैसे होते हैं ये दर्शकों को पता होना चाहिए, जिन्होंने अपने समय में या आज भी वो अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने विवेक से लोगों के बीच में एक एक पॉजिटिव वेव्स फैला रहे हैं, एक ऐसे आभा मंडल क्रिएट करते हैं जिसमें लोग आते हैं तो वो सही ढंग से कैसे रिपोर्ट करें, जिसका उदाहरण आपने अनंत बागायतकर साहब की बातों से सुना। मैं भी पहली बार इनको सुन रहा हूं इस तरह से, और मुझे ये नहीं पता था कि ये उस परिवार से आते हैं जो परिवार ठाकुरदास बंग को जानता है, जो परिवार यदुनाथ थत्ते को जानता है, जो परिवार सिद्धराज ढड्डा जी को जानता है,
मुझे नहीं पता। मैं खाली एक चीज आपको बताऊं कि जिस परिवार में आप थे वो परिवार इसलिए सामाजिक है कि एक बार वर्धा की कॉन्फ्रेंस में नरसिम्हा राव जी ने अपने एक भाषण में पॉलिटिकलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि सर्व सेवा संघ का पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए, और उसके ऊपर इतना बवाल हुआ कि अंत में वो शब्द ही उस वक्तव्य से निकालना पड़ा। मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूं और मैं सचमुच बहुत खुशनसीब हूं कि अनंत बागायतकर साहब मेरे मित्र हैं और वो मेरे कहने पर आए। अनंत साहब, हम आपको दोबारा बुलाएंगे क्योंकि बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बातें अभी शुरू हुई हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूं और अगली मुलाकात तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।